सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन जिसको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, शायद वो अपोजिशन अब ठंडी पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तो PDM का आपको मालूम है कि रमज़ान से पहले ही वो टूट फूट के जब शिकार हुई और उसके असरात अब नज़र आ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत हो, वो पहले हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके वज़रा के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार और अपनी बयानबाजी में नज़र आ रहे थे। लेकिन जब इस्तीफ़ों के मामले के बाद अपोजिशन तकसीम हुई, यानी कि PDM तकसीम हुई, उसके बाद आज सख्त किस्म के बयानात दोनों जानिब से आपस में हो रहे हैं। तो क्या अब हुकूमत को खुली छूट है कि किसी तरह की जो अपोजिशन का एक खौफ और एक मोमेंटम और एक प्रेशर बना था, वो तमाम तर चीज़ें अब पसे पुश्त जाती हुई नज़र आएंगी। और हुकूमत के लिए क्या अब कदरे आसान मामलात हैं पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर? तो क्या अब फिर PDM यानी कि अपोजिशन वो अब ठंडा ठंडा खेलती हुई अगले 2 साल का टेन्योर पूरा करेगी और इस हुकूमत में जितना भी वक्त बाकी रह गया है वो अपने हिसाब से वो हुकूमत चलाएगी? क्या ऐसा है या वाकई जैसे अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के साथ मुश्तरका एक अपोजिशन का मामलात हो जाएं, वो हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि अब बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि जो गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जो बात होगी वही मुस्लिम नून की पॉलिसी मानी जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ, जिसको खुद पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है कि वही कायद हैं और उनके ही जो फैसले होंगे वो हरफ आखिर होंगे। तो अब मामला ये है कि एक तरफ या फिर तकसीम किस्म की अपोजिशन वो है और दूसरी जानिब हुकूमत, जिसके लिए हर आने वाले दिन में एक नया चैलेंज है और कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ भी, जिसमें हम जाते जाते एक बात का मायर करना बड़ा ज़रूरी है। पंजाब के अंदर अब हेल्थ कार्ड का आगाज़ कर दिया गया है और हेल्थ कार्ड मुख्तलिफ अज़ला में बाकायदा तौर पर तकरीब के ज़रिए उसमें स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। तो 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी के एक सूबे को हेल्थ कार्ड देना, क्या ये इतना आसान होगा? और क्या इसके बाद से जो सरकारी अस्पताल हैं, क्या उन पर असरात मुस्बत या मनफी होंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गबोल साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये बड़ा सख्त किस्म का आप लोगों ने अब रवैया मुस्लिम नून के हवाले से कर दिया है। तो ये जो चंद दिन आपका बड़ा रिश्ता रहा है दोस्ती का, मोहब्बत का, भाईचारे का, इकट्ठे चलने का, वो भी बार बार हुकूमत कहती कि गैर फितरी है। वो फितरत जैसी ही हुआ है तो गैर फितरी तहाद, गैर फितरी मोहब्बत, गैर फितरी ताल्लुक वो टूट के आए फिर? नहीं, देखिए, ताल्लुक टूटा तो नहीं है। ताल्लुक जो था वो उसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो डेमोक्रेसी की बहाली और इमरान खान से जान छुड़ाने के ऊपर हुआ था। तो कुछ इख्तलाफात आए थे और कुछ मिसकम्युनिकेशन और एटीट्यूड और रवैये की वजह से ताल्लुकात थोड़ी देर के लिए ख़राब हुए थे। पर देखें, जहाँ ताल्लुकात माजी 90s में कितने ख़राब थे, उसके बाद जब मिले थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसके बाद दोबारा फिर ख़राब हो गए थे, फिर दोबारा हम मिले। तो जब मकसद एक हो तो दोबारा मिलने में कोई हर्ज नहीं है और मिल भी सकते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली शायद खाकान अब्बासी की तरफ से बड़ा एक सख्त बयान आया था, जो कि इनकी अपनी खुद लीडरशिप को सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है, जबकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद ने दावत दी थी हमें उनके घर पे एशाईए में शिरकत करने की। हमने तो पहल नहीं की ना, इन्होंने दोबारा पहल की। हमारा तो यही मौक़िफ़ था कि आपने जो हमें शो कॉज नोटिस दिया है, किस हैसियत में दिया है, कि कोई पार्टी के थोड़ी कोई डिसिप्लिन था कि हमने कोई पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ गए और आप शो कॉज नोटिस। हमारी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, मकसद हमारा बिल्कुल एक है। उस मकसद पे अगर आपको बात करना है तो हम साथ चलने को तैयार है। पर अगर आप बड़ापन दिखाओगे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी की डिसिप्लिन के अंडर हम लोग आते हैं, फिर तो चलना मुश्किल होगा।
तो अभी होपफुली दोनों तरफ से कोई जिम्मेदाराना रोल प्ले करेंगे, उस तरफ से भी इस तरफ से भी दोबारा एक इंशाल्लाह होंगे और एक होके ही हम ऐसे इमरान खान से चलेंगे। ये तो आप पर इल्ज़ाम होता है कि मफादात का मकसद एक हो तो आप इकट्ठे होते हैं, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर वो आज का PDM हो। जितना भी वक्त आप इकट्ठे हुए अलग हुए, इकट्ठे हुए अलग हुए, उसमें आप पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता रहा है। तो अब पता नहीं इसके अब असरात अगले आने वाले वक्त में मफादात का टकराव है या मफादात का मकसद एक होता है। लेकिन अहमद जवाद साहब, ये अपोजिशन अब आपके लिए बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है। पहले तो एक लग रहा था कि हुकूमत के हलकों में भी, हुकूमती ऐवानों में भी हलचल मची हुई थी जब PDM एक थी, चाहे वो पार्लियामान के अंदर इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आए या वो पार्लियामान के बाहर जलसे करती हुई नज़र आए। तो अब तो फिर जब आपस ही वो बरसरे पैकार हैं तो आपकी हुकूमत फिर सुकून में। देखें मुदस्सर, एक तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो PDM में वापसी का हम सुन रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं यू टर्न पीपल्स पार्टी का, कि अब वो शायद वापस आना चाह रही है। बाकी जिस तरह आपने भी कहा कि माजी में दोनों जमातें जो हैं अपने ख़ास मकासद के लिए इकट्ठी होती रही हैं, और मेरे भाई ने भी कहा कि हम आइंदा भी जहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि ये दो पार्टियां जब भी इनको अपने मफादात इकट्ठे लगेंगे तो ये इकट्ठी हो सकती हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको कोई चैलेंज अपोजिशन की तरफ से, तो देखें चैलेंजेस तो पेश आए। चैलेंजेस तो उस वक्त भी आए जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन इन दो पार्टियों ने उसका साथ ना दिया। मौलाना साहब नाराज़ होकर वापस चले गए, धरना नाकाम हो गया। और उसके बाद PDM का आगाज़ बड़े ज़ोर शोर से हुआ, उसमें इस्तीफ़ों की भी डेडलाइन दी गई, लॉन्ग मार्च की भी, धरने की भी, और धरना कभी पिंडी में और कभी इस्लामाबाद में। ये PDM के इजलास होते थे और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आती थी। और फिर हमें पता चला कि जब सेनेट के इलेक्शंस करीब हुए, तो जैसे आपने मफादात की बात की है, जैसे ही मफादात का टकराव हुआ और आपने देखा कि वो PDM भी बेचारी उसकी विक्टिम बन गई और PDM में टूट फूट हो गई। तो ये मफादात जब तक इकट्ठे रहते हैं तो वो इकट्ठे चलते हैं, लेकिन जब उनका टकराव होता है मफादात का तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और सेनेट के इलेक्शन से लेके उसके बाद से ये पार्टियां जो हैं अलग हो गई और पीपल्स पार्टी PDM से अब बाहर है। तो अगर हम देखें पिछले एक साल का, अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें अपोजिशन की कारकर्दगी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन ने PTI की हुकूमत को गिराने और इमरान खान के बारे में कि इनसे हमने जान छुड़ानी है, तो वो उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके तमाम इरादे, इनकी तमाम प्लानिंग, इनकी तमाम तवक्कुआत, इनकी तमाम प्रेडिक्शंस नाकाम हो गए। और आज अपोजिशन जो है वो एक सिंगल पेज पे भी मौजूद नहीं है कि जहाँ से वो अपनी किसी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ कर सके। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, मरियम नवाज पहले ही कह चुकी हैं कि हम तो चाहते ही नहीं है PTI की गवर्नमेंट गिरे। तो अब मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से PTI को किसी किस्म का कोई चैलेंज। सही। अब ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी आप जो अपोजिशन की कारकर्दगी की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन का तकसीम होना सवालिया निशान बहरहाल है कि ये कहा जा रहा है बिल्कुल इकॉनमी तबाह है, हर चीज़ तबाह हो गई है, लेकिन अपोजिशन फिर इकट्ठी क्यों नहीं है। तो ये एक स्टॉक मार्केट के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर थी, आपको बता रहे थे। नादिर कबूल साहब, ये हुकूमती कारकर्दगी पर आप, हुकूमत, अवाम, अपोजिशन की दीगर जमातें बहुत सवाल उठा रहे हैं। खुद महंगाई को हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक मोमेंटम बना, वो इस्तीफ़े देने ना देने के मामले पर इस तरह से बिखरा कि फिर वो चीज़ें बिखरती कहीं से कहीं चली गई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद चाह रही है कि उस बड़ी अपोजिशन का हिस्सा बन जाए। वो जो यू टर्न की बात अहमद साहब बात कर रहे हैं, वो यू टर्न आप लेना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आप आएँ, तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि किसी रास्ते से दोबारा से मिल बैठे हैं, मामलात हो जाएं और फिर अपोजिशन बन जाए एक, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग अपनी अपोजिशन वफाक में और अपने सूबे में हुकूमत करेगी। देखें, यू टर्न के जो प्रपोजर हैं और प्रोपोनेंट है और जो कहते हैं कि लीडर को यू टर्न लेना चाहिए, वो तो इमरान खान साहब खुद हैं। हम तो यू टर्न में नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि जो मौक़िफ़ हमारा उसूली है भी डटे रहे, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने थे हमें।
तो इसी वजह से हमारे इख्तलाफात हुए थे नून लीग के साथ और PDM के साथ, और कोई वजह थोड़ी थी इस्तीफों के मामले में। और जो मोमेंटम की आप बात करें, मोमेंटम वैसे ही बरकरार है, क्योंकि जिस तरह इनको एक के बाद एक हार हुई है बाई इलेक्शन में, तो पूरे दुनिया के सामने अब पर्दाफाश हो गया है इमरान खान के झूठे वादों का, कि किस तरह अवाम ने रिजेक्ट किया है। 10 बाई इलेक्शन तो ये हारे हैं, एक शायद मुश्किल से जीते हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह करके। और रिसेंटली NA-249 में आपने देखा कि कितना बुरी तरह हारे हैं, ये भी नहीं कि सेकंड आए बल्कि कोई 5th जाके शायद आए हैं। तो मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, प्रेशर अभी भी बना हुआ है। देखिए, आवाम जब एक चीज़ पे खुद राज़ी हो, आवाम अगर खुद कह रही हो कि भाई हमें इसे जान छुड़ानी है, क्योंकि इसने हम जितने वादे किए थे सारे झूठे वादे थे, चाहे रोज़गार के इसने जो वादे किए वो झूठे साबित हो गए, महंगाई ख़त्म करने की बात हुई, महंगाई तो नहीं ख़त्म हुई, गरीब उल्टा एक के बाद एक ख़त्म हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो प्रेशर अभी भी है। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है अभी भी कि जो भी चेंज लाना है पार्लियामेंट के थ्रू लाना है, क्योंकि बाद में फिर तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर हमने कोई भी इस तरह का गैर आइनी कदम उठाया या इस्तीफ़े दे के अगर हमने स्पेस दे दिया इमरान खान को, फिर तारीख हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है, हमने हमेशा कानूनी और आइनी पार्लिमानी तरीके आजमाए, और वो उस पर अभी भी हम कायम हैं कि आए पार्लियामेंट के थ्रू इन हाउस चेंज लाएं। देखें, इनके अपने खुद कितने सारे MNAs MPs हैं, वो खुद इनसे नालाएं, जान छुड़ाना चाह रहे हैं PTI से, वो खुद पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर उनकी हमने मदद हासिल कर ली, उसके अलावा जो कुछ इत्तेहादी हैं इमरान खान के, चाहे GDA हो जाए, चाहे MQM हो जाए, चाहे काफ लीग हो जाए, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो जाए, ये सब नाराज़ हैं और ये सब जान छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि PTI डूबती हुई कश्ती। अभी पिछले 2-3 दिन में आपने ये अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें हैं, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है, दूसरी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून है, जो PDM में इस वक्त मौजूद भी है। तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। अब्बासी साहब, ये जो PDM में वापसी वाला मामला है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ और क्लियर मौक़िफ़ था। नवाज शरीफ साहब ने उसी मौक़िफ़ की तायीद भी कर दी है कि ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, हमारी अपनी जमात है। और आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि मैंने वो शो कॉज फाड़ा है, और वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो बात करेंगे हम उसी पाकिस्तान मुस्लिम नून की पॉलिसी बयान समझेंगे। तो क्या PDM में वापसी के रास्ते आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी के लिए महदूद नहीं कर रही है? खुला दिल से होना चाहिए, वापस आएँ, आप इकट्ठे जदोजहद करें। सर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त अपोजिशन का इकट्ठा ना होना हुकूमत को जो फ़ायदा दे रहा है, उसमें हुकूमत क्या अपने वादों पे काम कर रही है? अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब, अभी जो बात हो रही थी कि जितने वादे आपके थे वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। आप महंगाई है वो 2018 से कंपेयर करते हुए आज 2021 में हम जहाँ खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी है, उसके मामलात, कोविड बिल्कुल ठीक है, उसका पूरी दुनिया पे असरात हैं, लेकिन उससे पहले हमारी मईशत जहाँ पे खड़ी थी वो, फिर आपने जितने वादे किए जिस तरह से, वो आपके अपने ही काबू में नहीं आ रहे हैं चीज़ें। तो हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी, ये अपोजिशन कह रही है, अब हम उनको नहीं गिराएंगे। तो आप अपने ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? अच्छा, देखिए मुदस्सर, ये तो अच्छी बात है कि फाइनली जो है अपोजिशन ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम आप हुकूमत को नहीं गिरा रहे, क्योंकि उन्होंने जाहिर है कि पिछले साल 1.5 साल में उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो नैरेटिव नाकाम हो गया। वो नैरेटिव था सिलेक्टेड का, वो नाकाम हो गया। उन्होंने आवाम को सड़कों पे गलियों में लाने की कोशिश की पिछले 7-8 महीने में PDM के फोरम से, वो भी नाकाम हो गया। तो इस नाकामी के बाद अब उनकी उम्मीद ये है कि हुकूमत अपने बोझ से गिरे, लेकिन अब वो बोझ जो है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। वो तो ये कहानी सुना रहा है कि आज पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा कारोबार हुआ शेयर्स का, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया 1.5 अरब का। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले 3 साल में अपनी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है। आज पाकिस्तान में GDP ग्रोथ जो है वो नियरली 4% के करीब जा चुकी है। आज पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो इस साल इंशाल्लाह 30 जून तक $30 अरब का तारीखी रिकॉर्ड कायम करेंगी। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं $9 अरब से $23 अरब क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है टेक्सटाइल के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 15 साल के बाद उस लेवल पे गई हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो हैं वो ज़वाल पजीर हुई थी। तो ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर हुकूमत की आला इकनॉमिक पॉलिसी या बेहतर इकनॉमिक पॉलिसी का गमाजी है। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है,
इंशाल्लाह अब यही एक टारगेट है पीटीआई की हुकूमत का, अगले जो पिछले 2 साल तकरीबन रह जाते हैं, कि उसमें ये जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमी का, अब उसके साथ जो है वो आम आदमी तक पहुंचे। चलिए, जो आप बात करेंगे इसको 2 साल में हमें जवाब होना चाहिए। अच्छा, मैं मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम नून का लेना बड़ा ज़रूरी है इस पीडीएम के मामले के हवाले से। मुझे जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे दोबारा से पीडीएम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी शायद खाकान अब्बासी साहब का जो सख्त मौक़िफ़ था उसकी तायीद कर दी। आज बिलावल भुट्टो साहब ने वो बताया कि मैंने वो शो कॉज फाड़ा है और वो किसी को जवाब दे नहीं है। तो मामला क्या है? खुद पाकिस्तान मुस्लिम नून दोबारा पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना चाह रही? देखिए ये तो जो सूरत हाल अभी सामने आई है उस हवाले से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो आप खुद असेस कर लें कि सियासी जमातों के इत्तेहाद में जो नॉर्म्स होते हैं, जो अखलाकी इक़दार होती हैं, इनको भी तो मद्देनजर रखना चाहिए। ये कहाँ का तरीकाकार है? इस तरह तो कोई प्रेप का बच्चा भी बिहेव नहीं करता। पूरी कोशिश है, हमारी क़यादत की पूरी कोशिश है कि ये पीडीएम का इत्तेहाद जो है दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे सारी जमातें हो जाएं और पहले की तरह ऐसा कौम को जो बड़ी मायूसी इस हवाले से हुई है जब पीडीएम के साथ पूरी कौम खड़ी हो गई और सिलेक्टेड गवर्नमेंट से जान छुड़ाना चाहती थी, और फिर जब पीडीएम की जमातों ने ऐसे तर्ज अमल का मुजाहरा किया जिससे कौम को मायूसी हुई, तो उसका इजाला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल साहब से की तरफ से, तो फिर उसका एक बड़ा प्रॉपर तरीका उसका जवाब देना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी को वो जो उन्होंने गलती की उसको एक तरफ रख के उसको मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और दोबारा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट से निजात दिलाने के लिए जदोजहद में शामिल होना चाहिए। सही, लेकिन लोग बड़े मायूस हैं कि नैल और मुसल्लत शुदा हुकूमत से जब जान छूट रही थी, जो अपोजिशन की जमातें हैं ये अपना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है अपोजिशन की जमातों के लिए। अब्बासी साहब, लेकिन अब पीडीएम की और मुस्लिम लीग की उनकी भरपूर कोशिश है, पीडीएम की और मुस्लिम लीग की कोशिश है। अगर नोटिस किसी हवाले से दिया गया, बड़ा सिंपल सी बात थी, अपोजिशन ने एतराज भी बड़ा जायज था मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका आपने अगर हमायत उसकी हासिल की तो उसका जवाब वो दे देते, इसमें कौन रारिद था? तो जो उनकी मजबूरी थी, जिस मजबूरी के तहत उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद के लोगों की हमायत हासिल की, उसकी वजाहत कर देते, पूरी कौम को पता चल जाता कि ये इनकी मजबूरी है, तो पीडीएम की क़यादत और मुस्लिम लीग की क़यादत की उसे कबूल कर लेती। सर वो तो ये बात हो ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन सर आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या अब जो पीडीएम आप इत्तेहाद में हैं, देखिए मेरी बात सुने, अब किसी के कहने की बात नहीं होती। जब आप एक इत्तेहाद में हैं, सारी जमातों ने 26 निकाती एजेंडा बनाया है और फिर मौलाना फजल रहमान बनाया है और शाहिद खान साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे, तो ये उनकी जो पीडीएम की अमली या प्लानिंग थी उसके मुताबिक सारी जमातें पाबंद हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात अगर किसी के आगे, वो कौम के आगे अगर जवाबदेह नहीं है तो ये कौम, हम ये सवाल करते हैं कि जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अब एक 26 निकाती एजेंडे पे मुत्तफिक हुए थे, तो उसके बाद आपको उसके डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको कोई खत भेजा गया, आपसे ये बात पूछी गई कि आप अपोजिशन का हिस्सा हैं, पीडीएम का हिस्सा हैं और आपने हुकूमती हमायत अरकान की क्यों हासिल की, तो उनको सिंपली जवाब देना चाहिए। लेकिन सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो फिर ये कह रही ना कि हमारा अक्सरियत होने के बावजूद हमारा अपोजिशन लीडर जब नहीं बनाया गया तो फिर ये इस किस्म का रवैया हो गया। लेकिन मेरा सवाल सर अब्बासी साहब ये है कि क्या मुझे बताएं किस जगह सर अपोजिशन लीडर के तौर पर सर सेनेट में उन्होंने कहा जी हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमें बनाया जाना चाहिए था,
तो वहाँ आप अगर तारड़ साहब का नाम देंगे तो मामला वहाँ खराब मुशावरत होनी थी ना। सही, वहाँ ये सारी कौम को पता है कि ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, और उस जो वादा, जो कमिटमेंट हुई थी उसके लिए तो बगैर बताए 4 घंटे गिलानी साहब जाके वहाँ बैठे ने अपोजिशन लीडर का वो अहदा लेने के लिए। क्या ये कोई रिस्पेक्टेबल तरीका है? हम ये उन्होंने अपने फैसले खुद किए बहसीयत जमात, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जब हम मुतफिक हुए थे एक एजेंडे पे सारी जमात में, और उसकी एक तरतीब बनी थी कि उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, उसके जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान अब्बासी होंगे, और उस एजेंडे की तकमील के लिए इख्तियार दिया गया था, मैनेजमेंट बनाई गई थी, तो ये उसकी पाबंदी करते बहसीयत जमात वो ना कौम को जवाब दे। तो सर ये अब फिर इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जवाब नहीं दे रही है, तो फिर बहुत मुश्किल है मामला आगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जावेद, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम कुछ बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आवाम के लिए क्या कर रही है, पंजाब, वफाक और दीगर सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है तो उन्होंने क्या किया है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे इस वक्त कि पंजाब और सिंध में हुकूमतें इस वक्त आवाम की फ़लाह के लिए क्या कर रही हैं। एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कोविड की सूरत हाल है, दूसरी जानिब ये फिर से जो वेव है इसने जहाँ महंगाई में इजाफ़ा किया है वहीं बेरोज़गारी में इजाफ़ा है। लेकिन सहूलियात के हवाले से एक तरफ तो हुकूमत ये बात कर रही है कि हेल्थ कार्ड की सूरत में मामलात जो है वो बेहतर किए जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम का ये एक हिस्सा भी है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के हवाले से कि यहाँ पर से सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि सेहत की सहूलियात सबसे बेहतरीन किसी सूबे में है तो वो यहाँ पर हैं, जिसे सूबा सिंध कहा जाता है। ना सिर्फ बड़े शहर कराची, हैदराबाद, बल्कि छोटे छोटे शहरों तक भी ये सेहत की सहूलियात बेहतर तौर पर हैं। लेकिन पिछले 13 साल में हुकूमत होने के बावजूद नादिर कबूल साहब कि आप समझते हैं कि 13 साल मुसलसल हुकूमत आपके पास रही, और इन 13 साल की मुसलसल हुकूमत में आप सिंध के अंदर वो बदलाव, वो बेहतरी वो ला पाए हैं जिसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं पंजाब के साथ इस सूबे का, तो 13 साल की मुसलसल हुकूमत में कहाँ खड़े हैं आप? सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो सिंध का इस वक्त पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है। नंबर्स देखें, नंबर्स में मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नंबर्स कह रहे हैं कि इस वक्त सिंध में सबसे ज़्यादा नए अस्पताल बने हैं, सबसे ज़्यादा नए मेडिकल फैसिलिटीज़ बने हैं, सबसे ज़्यादा नए स्कूल्स बने हैं। तो ये सारी जो सर्वेज हैं ये आज़ाद सर्वेज हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेज है, आपने कोई मैनिपुलेट करके नहीं इनको बनाया। उसके अलावा रोड्स अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध में हो रही है इस वक्त। अल्लाह का शुक्र है, सिंध की जो आवाम है उसको हम पे यकीन है, हम पे भरोसा है, इसलिए तीसरी दफ़ा मुसलसल हमें मुंतखब किया है। और अभी ऐसी ऐसी जगहों से हम जीत रहे हैं, जिस तरह NA-249 आप ले लें, काम किया है तो हमें दोबारा मुंतखब कर रही है ना। PTI की तरह नहीं कि हमने सिर्फ झूठे बड़े बड़े वादे दावे किए। PTI से सिर्फ हम ये बोलेंगे कि आपने जो NFC अवार्ड के तहत जो हमें पेमेंट्स करनी होती है वो टाइम पे दिया करें और पूरी दिया करें। ये नहीं कि आप 5 अरब रुपए दे दें और तकरीबन 2 अरब रुपए लेके बैठ जाएं और हम पे जताएं कि हम हमारे पास होंगे तो देंगे। हमारा हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन सिंध से होती है, कराची शहर से होती है। सिर्फ कराची शहर का जो सदर मार्केट है वो पूरे लाहौर से ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रहा है, तो वापस लगना भी चाहिए ना। PTI के जितने भी MNAs हैं वो तो जीत कर चले गए, पीछे सिर्फ सिंध हुकूमत ही तो काम कर रही है। इमरान खान ने वादे दावे किए थे कि मैं 1100 अरब रुपए सिर्फ कराची शहर को दूंगा, सिंध की उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ कराची शहर की बात की। तो 1100 अरब रुपए में से 11 रुपया भी अगर उन्होंने लगाया हो तो बता दें। अकेली सिंध हुकूमत ही काम कर रही है यहाँ पे। हम तो चाहते हैं कि फेडरल से हमें सपोर्ट मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम पूरे सिंध को कराची से लेके कश्मीर तक हम पहुँचाएँ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें फेडरेशन से, फेडरल से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। सिर्फ हमारी टांगे खींची जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं। अभी जैसे कल बयान दिया है इमरान खान साहब ने कि सिंध में लाकानूनियत आम हो गई है, तो शेख रशीद को बोला कि भाई आप जाके, शेख रशीद कौन सा तीर मार लेंगे? उस वक्त भी कश्मीर कनकोट में हमारे सिंध पुलिस के जवान लड़ रहे हैं। आप शेख रशीद को यहाँ पे क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज रहे हैं? ये आप सिंध पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं।
और इसको मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूँ, बिकॉज मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वहाँ पे फ्रंट लाइंस में हमारे जो जवान है पुलिस के, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी जान को दाव पे लगा के। बल्कि जो मेन मुलविस जो धाड़ेल था इस वाक़ये में, उसको कराची से पकड़ने में भी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस कामयाब हुई है। तो शेख रशीद को आप प्लीज़ अपने पास ही रखें। वो आप चलें, अब तो शेख रशीद की कल मुलाकात स्केड्यूल होगी है जी वज़ीर आला सिंध से। अब वज़ीर आला सिंध शेख रशीद अहमद से, वज़ीर दाखिला से क्या बात करते हैं। लेकिन बहरहाल नाकानूनियत का मामला वो किसी भी सूबे में वो होना बेहतर है कि वहाँ बेहतरी आए। लेकिन जो आप मामलात गिनवा रहे हैं अहमद जवाद साहब, KPK हुकूमत तो चलें आपके पास भी तकरीबन वो अब एक लंबा अरसा हो गया, पहले भी 5 साल अब आपकी हुकूमत थी, अभी भी है, वो 7-8 साल की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत, पंजाब के सूबे को पहले भी ये कहा जाता था कि वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, सारा पैसा जो है वो पंजाब के अंदर लग रहा है। ये भी एक बार बार इल्ज़ाम पंजाब पर भी लगता रहा है। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में डेवलपमेंट का चार्ज होने के बावजूद कि वहाँ चल रहा है, आपकी हुकूमत आई है तो क्या ऐसा किया है कि लोग शहबाज शरीफ को भूलें कि जी शहबाज शरीफ ने काम करके 10 साल में वहाँ दिखाया है? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कुछ कर रही हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखें, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन पता नहीं क्या है, लेकिन जहां तक पंजाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं दे देता हूं जवाद साहब। जो काम हो रहे थे, यानी कि लाहौर था, मैं अभी ईद उल फितर पे वहाँ लाहौर में था, जो सड़कें मैंने पिछले सालों में साफ़ देखी थी वहाँ गंदगी थी। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो टूट गया है, पिछले 3 साल में वो नहीं बना है। ये मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं, बिल्कुल मैं ऑर्डिनरी बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें तो डेवलपमेंट में नज़र नहीं आ रही। मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे शहरों का तो मालूम ही नहीं कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी। देखिए मुदस्सर, ये तो एक बड़ी जेनरिक सी स्टेटमेंट है, कौन सी रोड ख़राब हो गई या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, इट्स क्वाइट जेनरिक। देखें, पंजाब में अगर हम हेल्थ के निज़ाम में देखें, जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्पतालों में काम किया है, जिस तरह से हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ किया गया है, जिस तरह से पंजाब में पनाहगाहें बनाई गई हैं, भूखा कोई नहीं सोएगा, इस किस्म के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, एहसास के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा बेशुमार और प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें अगर आप लाहौर में देखें तो रावी अर्बन फ्रंट प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया गया है। तो डेवलपमेंट तो हो रही है पंजाब के अंदर, और बेहतरी भी आ रही है पंजाब के अंदर, और इसलिए ये कहना कि पंजाब में कोई काम नहीं हुआ, वो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहें तो मैं तकरीबन कुछ 12 दिन पंजाब के 6 अजला में घूम के आया हूँ। मैं आपको एक एक ज़िले की एक एक तहसील के बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ रोड टूटे हुए हैं, और वो आज से 3 साल पहले बिल्कुल ठीक थे। डेवलपमेंट की जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट के फ़ंड पिछले 2 सालों में नहीं थे हमारे पास, इसलिए ये हो नहीं पाया। तो मेरा सवाल ये सिर्फ ये था कि अगर आपके पास डेवलपमेंट के फ़ंड ही नहीं थे तो फिर वो कैसे हो पाएगा? अगले 2 सालों में अगर आप वहाँ काम नहीं करके दिखाएंगे तो फिर आपकी हालत तो PTI की बिल्कुल वैसी होगी जैसी आपकी हालत डस्का में थी, या जीती हुई सीट में कराची में थी, या फिर वज़ीराबाद में आप हारे थे, दोबारा हार गए। तो ऐसा कुछ बेहतरी कुछ करके दिखाया कि वोट बैंक आपके पास वापस आता। जब आप अहमद जवाद साहब हार जाते हैं सीट से, आप कहते हैं ये नून लीग की सीट थी, तो इसका मतलब है नून लीग ने अगर 88 के बाद वो सीटें ले ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो वो फिर काम करके ली। आप 3 साल में काम नहीं कर पाए कि वोट आपको उतना नहीं मिल पाया। अच्छा मुदस्सर, ये एक परसेप्शन है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। एक तो ये है कि 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें थी, तमाम तर ज़िमनी इलेक्शन होने के बावजूद आज भी उतनी ही सीटें मौजूद हैं। हो सकता है आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि आज भी PTI की इन तमाम ज़िमनी इलेक्शन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, PTI की 2018 की पोजीशन में एक सीट की भी कमी नहीं हुई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज बता, मेरा भी ये सवाल, मेरा भी ये सवाल है। कराची से आप अपनी सीट कराची से तो दे गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2 साल में डस्का हो या वजीराबाद, हम चले हम 2 इन शहरों की बात कर लेते हैं, आप खुशाब की भी बात कर लें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप सर अहमद साहब, मेरा सवाल ये है कि आप बेहतरी नहीं ला सके, उसमें वोट बैंक बढ़ नहीं पाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतराज़ हो रहा था, उन्होंने थरपारकर की सीट से ज़्यादा वोट ले लिया। यहाँ एतराज़ हो रहा था मलीर में, उन्होंने पहले से ज़्यादा वोट ले लिया।
249 की सीट थी, वहाँ ज़्यादा वोट ले लिया। तो मसला ये है कि एक जगह एक हुकूमत काम कर रही है, वो ज़्यादा वोट ले रही है, दूसरी जगह आपकी हुकूमत काम कर रही है तो पहले से वोट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। मतलब अपोजिशन वालों को नहीं हरा पाए हैं आप, अपने काम होने के बावजूद भी, हुकूमत होने के बावजूद। मतलब सर, आपने तीसरी दफ़ा जो सवाल किया है वो मैं पहली दफ़ा ही समझ चुका था, आप उसको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जी। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो आपको चौथी दफ़ा पूछने की ज़रूरत पेश ना है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था, पहली तो एक परसेप्शन इसको ठीक करते हैं कि पीटीआई की 2018 की जो जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी नेशनल असेंबली में, वो आज भी उतनी है। अगर हमने कराची में एक सीट लूज की थी नेशनल असेंबली की, तो वो हमने फाटा में वो एक सीट जेयूआई से ले भी ली, ठीक है। अब आप डस्का की आप बात कर रहे हैं जी कि आपका वोट बैंक बढ़ना चाहिए, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 2018 के इलेक्शन में डस्का में पीटीआई को तकरीबन कोई 52,000 वोट मिले थे। सर 61,000 वोट थे आपके। 61,000 जी, 52,000 वोट थे जो आजाद उम्मीदवार थे। जी जी, 61,000। और आज जो जिमनी इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें तकरीबन 92 या 95,000 वोट मिले। तो ये वोटों में कमी नहीं हुई, वोटों में इजाफा हुआ है। अब खुशाब की तरफ आ जाएं। खुशाब में एक ये लोकल सीट है, और ये वो लोकल सीट है कि जिसने पीपल्स पार्टी को भी हराया हुआ है माजी में, पीएमएलएन को भी हराया हुआ है माजी में, और पीटीआई को भी हराया हुआ है। ये एक लोकल स्ट्रेंथ के ऊपर एक सीट है कि जो जिस पार्टी में होगी और अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ी होगी तब भी वो जीत जाती है। तो देखें, परसेप्शन बिल्ड करना जो है वो चंद एक रिजल्ट्स के ऊपर, वो बज़ाहिर एक आसान काम है, लेकिन अगर जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं तो चीजें कुछ मुख्तलिफ नजर आती हैं। तो जो चीज मैंने आपको बयान की है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो कम हुआ है। अब कराची की तरफ आ जाते हैं। कराची का इलेक्शन, एक तो आपको पता ही है कि कोई 20-21% उसमें टोटल उसका जो वोट कास्ट हुआ है, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वोट जो है वो कम हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पे पीपल्स पार्टी का, जो कि पिछले इलेक्शन में आखिर में थी, उसका वोट बैंक बढ़ गया। और उस इलेक्शन के ऊपर पीटीआई ने नहीं, तमाम जमातों ने उसके ऊपर एतराज लगाया। यानी वो जो है इलेक्शन, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो इसलिए हमें चंद एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बुनियाद पे ये कंक्लूड करना कि पीटीआई अपना वोट बैंक लूज कर रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चलें, अब ये तो फिर आम इंतखाबात जब 2023 के होंगे, फिर जिसकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर वो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम जवाब साहब के, चंद सीट्स पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चंद सीट्स की रिफ्लेक्शन जो है वो आम वोटर तक कैसे है, और काम की जो है वो रिबटल जब लोग अपने वोट के जरिए देंगे वो कैसा होगा, ये देखना है। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका भी, और नादिर कबूल साहब बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तानियों के लिए कि अब 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, तमाम लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन का आगाज़ होने जा रहा है। ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है। इसमें फौरी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं और वैक्सीनेशन के अमल का हिस्सा बने, क्योंकि जितनी जल्दी ये वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी इस मुल्क में, उतना हम इस बीमारी के, इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ने की सकत अपने अंदर पैदा कर सकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सईद खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। दूसरा मामला जो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो इस वक्त सिंध के अंदर जो फौरी तौर पर बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन हुआ है, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, और हम इस वक्त जो नंबर्स ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें क्या वाकई उसमें कमी आ सकेगी, दोनों सूरत पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सर, एक तो ये पहले 60 साल, 50, फिर 40, 30 और अब 19 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ हो रहा है। समझते हैं कि इससे कदरे बेहतरी होगी कि हम कम अज़ कम वो जो है नंबर्स हैं वो कम हो सकेंगे वैक्सीनेशन के अमल से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन जो वाहिद हल है इस बीमारी का वो वैक्सीनेशन है, और जितनी ज़्यादा और जल्दी हम वैक्सीनेशन बड़ी आबादी को करवा पाएंगे या पूरी आबादी को हम करवा पाएंगे, यही इसका हल है। और गवर्नमेंट इसको फेजेस वाइज जो लोग ज़्यादा रिस्क पे थे उनको पहले प्रायोरिटाइज किया, और ग्रेजुअली जो यंगस्टर्स हैं या 19 ईयर से ज़्यादा के लोग अब उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये अहसन इकदाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं,
और इस बीमारी को हम काबू कर पाएँ। तो ये वैक्सीनेशन वाहिद हल है इसका, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक ज़ाहिर बात है SOP से अमल करवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन में हमने देखा था कि जब ख़ास तौर पर 50 साल की उम्र का यह मामला हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में ना रिलैक्स हो गए कि वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है, ना वो SOPs थे, ना मास्क का इस्तेमाल था, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो हमने वो देखा कि फिर हमारा वही नंबर जो बिल्कुल नीचे जा चुका था वो एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा। तो अब ये वैक्सीनेशन के साथ SOPs का अमल जारी रखना पड़ेगा या क्या होगा? वैक्सीनेशन तो अभी जितनी हुई वो तो आटे में नमक के बराबर है। मतलब हमारी 20 करोड़ की आबादी है और अभी तकरीबन जो है 5 मिलियन डोजेस भी नहीं लगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा अभी हमें फासला करना है। तो जितनी वैक्सीन लगी है इससे तो नंबर्स कम करना फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। तो SOPs पे अमल करना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। जब तक SOPs पे अमल नहीं करेंगे और 2-4 लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। तो हमें बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन करानी चाहिए और उसके लिए उसमें टाइम लगेगा कि वैक्सीन फराहम करना, वैक्सीनेशन को फैसिलिटेट करना और आवाम की उसमें शमूलियत होना, उसमें जिस तरह ग्रेजुअली इजाफा होगा। लेकिन तब तक SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी अगर ज़्यादा तेज़ी से फैल गई और हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उस पर प्रेशर बढ़ गया तो खुदा न खासा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो SOPs पे अमल करना और करवाना गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल लाजमी है। जब तक अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमत तो बड़ा SOPs पर अमल के लिए, अब ख़ास तौर पर हम सिंध की बात करते हैं और कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन हो गया है। तो आप ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन की ज़रूरत थी और क्या हमारे पास पेशेंट इस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं कि इस किस्म के लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है हुकूमत को मजबूर होकर? हमारी सिचुएशन इस वक्त कराची में क्या है? जो ईद की छुट्टियां थी उसमें वॉचफुल थे गवर्नमेंट और जो एक्सपर्ट्स थे वो बाकायदा उनको डेटा फराहम कर रहे थे और गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी थी। तो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझती है कि जो इक़दाम उठाने लाजमी है क्योंकि ये थोड़ा सा जो छुट्टियों का गैप था इसमें काफ़ी जिसको हम कहते हैं बदपरहेज़ी या बदहतियाती क्लासी के लोग उन्होंने SOPs पे अमल करना काफ़ी कम कर दिया कि लोग ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट को आप देखें तो बड़े पैमाने पर लोग अपने शहरों की तरफ या गाँव की तरफ जा रहे थे और वहाँ गैदरिंग की। तो वहाँ से खदशा है कि अगर ट्रांसमिशन हो गई होगी तो वो नंबर्स बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। तो लॉकडाउन से ये फ़ायदा होगा कि वो एक हफ्ते 10 दिन में जो नंबर्स बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं तो उसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि उसमें इजाफा ना हो। और क्योंकि हमारे यहाँ जो वेव पंजाब के निस्बत देर से शुरू हुई थी तो ये देर से ख़त्म होगी और अभी जो नंबर्स अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास नंबर जो है सिंध के पंजाब से ज़्यादा इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ जो वेव है लेट शुरू हुई थी और इसकी पीक जो है वो देर से आएगी। और वहाँ अगर हम इसको लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये नंबर तेज़ी से मज़ीद फैल सकते हैं। अभी भी नंबर ज़्यादा है लेकिन अगर ये लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो ये तेज़ी से फैल सकता है और उसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस कलील मुद्दत में तेज़ी से फैलने से बीमारी को रोकें। तो डॉक्टर साहब, जो अभी जो बात हो रही थी कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में उसकी चीज़ें हो रही हैं, आपके पास तो खैर डॉ में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी इन चीज़ों पर हो रही होती है। तो अभी क्या हम वाकई मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं कि कहीं किसी पॉकेट्स में कुछ और वेरिएंट इस वायरस का है, किसी और जगह में कुछ और चल रहा है, या अभी कुछ मामलात एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं जो पहली वेव में ख़ास तौर पर थे? हाँ, बीच की जो तीसरी वेव है इसमें जो सरप्राइजिंग फैक्टर है और जो डिफरेंट फैक्टर है वो वेरिएंट्स का ही है। जहाँ पे ये डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं वहाँ से बहुत तेज़ी से पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो जाते हैं और नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जो UK वेरिएंट स्पेशली या कुछ जगहों पे साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी आ गया तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो गवर्नमेंट इसको स्क्रीन कर रही है और वॉच कर रही है कि कहाँ पे अगर वेरिएंट्स या इससे तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट्स हैं तो उनको हम वो कहते हैं फोकस सर्च या सर्वेलेंस कर रही है। सही। तो काफ़ी बेहतर इस वक्त हालात हैं कंट्रोल करने और एक्शन जो ले रहे हैं उससे ये मज़ीद महदूद हो जाएंगे। लेकिन आवाम को चाहिए कि इसमें अपनी शमूलियत का इजहार करे, उसमें बिल्कुल आवाम के ताउन से ही ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, वेरिएंट डिफरेंट हैं और हमारे पास जो गवर्नमेंट की साइड से लग रही है वो एक वैक्सीन है और कुछ प्राइवेट भी वैक्सीनेशन का अमल है। तो क्या हर वेरिएंट पे ये वैक्सीनेशन उस तरह से ही कारगर हो रही है? इस बारे में अभी तक क्या रिसर्च है? अब तक जितने भी रिसर्च हुई और जो डेटा आया है उसमें जो हमारे पास जितने भी वैक्सीन करंटली 5 किस्म की वैक्सीन हैं ये
काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। तो ऐसा कोई अब तक रिपोर्ट नहीं आई कि ये वेरिएंट्स की वजह से कोई फेलियर वैक्सीन की आई है। तो मजमूई तौर पे ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, जो तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ एक आध का केसेस हर जगह हो सकते हैं, मतलब अगर आप कोई दवाई भी ले लें तो एक आध केसेस ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मजमूई तौर पे हम पूरी आबादी को वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगवा लें तो हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, लाइटर नोट, जो अभी वैक्सीनेशन में मकनातीस लोगों के चिपक रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, तो ये अमल जो है वो ख़त्म हो रहा है या अभी भी लोगों के अंदर वैसी उसी किस्म की तोहमात जो हम कहते हैं वो मौजूद हैं, और लोग अभी भी ये आप लोगों से मशवरा करें कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये बड़ा सवाल हो रहा है कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए हमें, 60 साल के लोग हों या फिर अब वो 30 साल के लोग हों। हाँ, ये रोज़ नए नए इसमें वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और नए नए वो ऐसी चीज़ें ले आते हैं। तो मकनातीस के अलावा अब नई चीज़ें भी आ गई। तो आज एक नई वीडियो अपलोड कर रही हैं और वो कह रही है कि ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे र्यूमर्स जो हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन एक साइंटिफिक बुनियाद पे जितने भी वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव हैं, और इस तरह के खदशात से वो हमें बालातर होकर वैक्सीन लगानी चाहिए। इस तरह हम बच्चों को 9 से 10 वैक्सीन हम बचपन में लगाते रहे तो उसमें हमें कोई कंसर्न नहीं होता, सब लोग बिल्कुल वो टीके लगाने चले जाते। तो ये भी उसी तरह की वैक्सीन है और फौरी तौर पे हमें इसको बर वक्त लगाना चाहिए, और इस तरह के र्यूमर्स पे और इन्फोडोमिक्स पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल पेश करना चाहिए और गवर्नमेंट के इक़दाम। बिल्कुल, ये गलत किस्म की सोशल मीडिया पर चलती हुई वीडियोस की बजाय मुस्तनद डॉक्टर से आप बात करें तो वो आपको माहिरीन जो हैं वो बता सकते हैं कि क्या मामला है। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत किस्म के जो मामला चला रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी, आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उनसे इज्तनाब करना और दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, आपके वक्त का। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।